कहा जाता है कि खुदा ने इंसान की तख्लीक मिट्टी से की। मिट्टी की तासीर नरम होती है और मिट्टी से तख्लीक के सबब इंसान की तबीयत को कुलियतन नरम समझा जाता है। ये एक ऐसी शय है जो अपने अंदर सब कुछ समेट लेने की खूबी रखती है। मिट्टी और इंसान का रिश्ता इस कायनात का सबसे कदीम रिश्ता है। आदम की तख्लीक जिस मिट्टी से हुई, उसी मिट्टी से आदम की औलाद ने काबिले दाद अशिया की तख्लीक की। रोजमर्रा की जरूरियात की अशिया हो या कि सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाले खूबसूरत नमूने, इंसान ने जरूरत के रहते हर जमाने में अपने तख्लीकी मादे का मुजाहरा बेहतरीन अंदाज में किया। आज के एपिसोड में जो फन आपके पेश नजर है वो रिवायत के एतबार से अहमियत का हामिल है। एक ऐसा फन जो कई सलातीन के उरूजो जवाल का गवाह रहा और कई अदवार की छाप अपने दामन में समाये हुए है। टेराकोटा पॉटरी, ये मखसूस किस्म की मिट्टी से अशिया बनाने का फन अपने तर्ज का एक अनोखा फन है जो अपने शक्ल सूरत के एतबार से दूसरी तरह की पॉटरी से बिल्कुल जुदा है। जिस तरह इस फन की बनी अशिया एक अलग पहचान रखती हैं, ठीक वैसे ही इसके बनाने वाले सुनहरे हाथ अपना एक मुनफरिद किरदार रखते हैं। इन्हीं हाथों से आपको रूबरू करवाते हुए आइए रुख करते हैं दिल्ली का, जहां इस फन की नशोनुमा जनाब गिरिराज प्रसाद जैसे माहिर फनकार के हाथों हो रही है। जनाब गिरिराज प्रसाद साहब टेराकोटा के आला तरीन फनकारों की फहरिस्त में सबसे ऊपर हैं। तिलक नगर में रिहाइश पजीर फनकार जनाब गिरिराज प्रसाद साहब 58 साल के तजुर्बे की एक कामयाब तस्वीर हैं। आपके आबाओ अजदाद का ताल्लुक रजवाड़ों की सरजमीन राजस्थान से है। टेराकोटा का ये फन आपके खानदान में कई पुश्तों से चला आ रहा है और अपने बड़ों से मिले फन के इस अजीम विरसे को आपने काफी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाया। सने बलागत को पहुंचने से पहले ही 10 साल की छोटी उम्र में आपने टेराकोटा का ये फन अपने वालिद से सीखना शुरू किया। वक्त गुजरने के साथ साथ इस फन की समत आपकी अकीदत बढ़ती गई। कुछ ही अरसे में आपने इस फन की बारीकियों को समझा और इसमें ऐसी महारत हासिल की कि आपकी मिसाल ढूंढ पाना नामुमकिन है। गांव में जब मैं था तो मेरे पिताजी के पास जाके मैं बैठता, वो बर्तन बनाते तो उनके हाथों की तरफ ध्यान करता हुआ मन इतना आकर्षित हो जाता कि मैं भी ऐसा कुछ करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता वो कि उसकी नई नई शक्ल सूरत बनाना, कभी हांडी बना दी, कभी उसको मटका बना दिया, कभी कूंडा बना दिया, कभी कोई बिलोने बना दी। इस तरह से बस मन में लगा कि मैं भी ये बर्तनों को सीखूंगा। आपने 1968 में अपने आबाई वतन राजस्थान को अलविदा कहते हुए दिल्ली का रुख किया। आपके दिल्ली शहर में वारिद होने के साथ ही टेराकोटा पॉटरी का ये अजीम फन राजस्थान के हुदूद से निकलकर हिंद की दारुल हुकूमत दिल्ली तक पहुंच गया। 1964 में 15 साल की उम्र थी तो ये सेवानगर कोटला, यहाँ पर हमारे गांव का कोई एक आदमी रहता, वो मेरे को वहाँ से लेके आया। उसने कहा कि आप चलो और मेरे पास काम करना, अब मटके बनाना। तो मुझे भी शौक़ लगा, चलो दिल्ली घूम आते हैं, देख आते हैं दिल्ली कैसी है। तो 1964 में मैं जब यहाँ आया तो जिस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, उस टाइम मैं कोटला में अपना चाक चला रहा था 1964 में। तो मैंने उनके पास काम किया। उसके बाद 65 में भी उनके पास 2 महीने काम करके गया। फिर 66 में मेरी शादी हो गई और
पौने 17 साल की उम्र थी मेरी, 16 साल कुछ महीने की बस। उसके बाद 1 साल गांव में रहे, 67 में और 68 में दिल्ली अपना किराए का मकान लेके काम शुरू कर दिया। टेराकोटा लफ्ज लातीनी जबान का लफ्ज है जिसके माने पकी हुई मिट्टी से हैं, क्योंकि इस पॉटरी में इस्तेमाल शुदा मिट्टी की रंगत गहरे लाल रंग की होती है और पकी हुई मिट्टी से मुशाबहत रखती है, इसीलिए इसे टेराकोटा पॉटरी कहा जाता है। टेराकोटा तो इसका नाम एक इंग्लिश शब्द है, लेकिन मुख्य हिंदी का शब्द है मिट्टी का बर्तन। और पॉटरी माने पॉट हो जाता है। जो हमारे गांव की देहात की जो जैसे पानी का तालाब है, जोहड़ है, उसमें से मिट्टी जो आती है, उस मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं वो खास करके क्योंकि चिकनी मिट्टी होती है और उसी से वो बर्तन या मूर्ति जो बनती है उस चिकनी मिट्टी से बनती है, तो उसी को टेराकोटा कहते हैं। तारीख की दलाइल में देखा जाए तो टेराकोटा पॉटरी के इस फन के मुतालिक कई नजरियात सामने आते हैं। ये फन कब और किस तरह वजूद में आया, इसके बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए गए हैं। एक नजरिए के मुताबिक टेराकोटा पॉटरी की शुरुआत ईरान से हुई और वक्त के साथ ये फन सरहदों को पार करता हुआ हिंदुस्तान आ पहुंचा। वहीं कुछ माहिरीन का ये मानना है कि ये रिवायत तकरीबन 1700 साल पुरानी है और इसकी जड़ें हिंदुस्तान की कदीम तरीन तहजीब से मिलती हैं, जो दरियाए सिंध के किनारे बसी थी। इन सब दलाइल के पेश नज़र एक मुनासिब अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि टेराकोटा पॉटरी का ये फन एक वक्त पे कई जगहों पे मश्क किया जाता था। हिंदुस्तान में पुराने ज़माने में टेराकोटा पॉटरी से रोजमर्रा के इस्तेमाल शुदा बर्तनों के अलावा देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थीं। कई अदवार से चलती आई ये रिवायत आज भी एक मखसूस इलाके में न रहते हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरह से चलती चली आ रही है। चाहे वो राजस्थान हो या बंगाल, मध्य प्रदेश हो या तमिलनाडु, हर खित्ते में टेराकोटा का ये फन बड़ी अकीदत के साथ मश्क किया जाता है। इस फन के जरिए बनाई गई देवी देवताओं की मूर्तियां खुसूसी तौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में पूजी जाती हैं। मंदिरों में इन मूर्तियों को हर साल बदला जाता है और नई मूर्तियों के रखे जाने की इस रस्म को वहां के लोग पूरी अकीदत और धूमधाम से मनाते हैं। टेराकोटा पॉटरी के फनकारों ने वक्त के साथ चलते हुए इससे नए तर्ज की अशिया की तख्लीक की। इस तरह ये फन किसी खास दौर का मोहताज नहीं रहा। टेराकोटा पॉटरी की अशिया के बनाने का तरीका रिवायती है और इसमें किसी तरह का कोई खास बदलाव नहीं आया है। मिट्टी होती है मोटी मोटी, उसको लकड़ी के डंडे से बारीक किया जाता है, जैसे कि एक चने के जैसे उतना बारीक उसको कूटते हैं और उसको फिर चलनी से छान के मोटी एक तरफ कर लेते हैं, उसको पानी में डाल के भिगो के, और वो बारीक जो होती है उससे उसकी गुदाई करते हैं। गुदाई करने के बाद फिर पैरों से गुदाई करते हैं। पैरों से गुदाई करने के बाद फिर हाथों से उसको बहुत बारीक गुदाई करके फिर चाक पे लाते हैं उसको, तो चाक पे उसको बर्तन बनाते हैं।
तो क्या चीज़ हमको बनानी है, उस तरीके से उतनी मिट्टी चाक पे रख के उस मिट्टी को तराशा जाता है। जब बर्तन बन गया है, उसको नीचे रख दिया, फिर अगले दिन उसको देखा कि वो कितना टाइट हुआ है, फिर उसकी खराद करने का बर्तन है तो खराद करते हैं, नहीं तो गढ़ाई करने का है तो जो थापा और पींडी से गढ़ाई करते हैं। ए जी मैं तो राजी हूँ माटी के गढ़न में, और जब से मैंने इसे निहारा दिल के इस दर्पण में, और मैं इस पे हो गया दीवाना, अरे हरदम रहूं जी लगन में, मैं तो राजी हूँ माटी के गढ़न में। और मेरे जैसे और भी कई अनेक कहाँ कहाँ पर राजी रहते हैं। अरे रोम रोम में बसी है माटी, रोम रोम में बसी है माटी, वो माटी में बसे मेरे प्राण, माटी रम रही है मेरे दिल दरमियान, वो माटी रम रही है मेरे दिल दरमियान। अरे 8 साल का बचपन मेरा, 8 बरस का जीवन मेरा, वो लगा माटी से ध्यान, माटी बस रही है मेरे दिल दरमियान, वो माटी बस रही है मेरे दिल दरमियान। माटी हाथ में और मिलकर तोड़े तान, माटी बस रही। जनाब गिरिराज प्रसाद साहब अपने वालिद की शख्सियत और उनसे मिली तरबियत से काफी मुतासिर हैं। तबीयतन नर्म, अंदाज शायराना और दिल को लुभाने वाली फनकारी से लबरेज आपकी शख्सियत किसी भी इंसान को मुतासिर किए बगैर नहीं रहती। आप टेराकोटा पॉटरी के इस फन की खिदमत पिछले 58 बरसों से करते आ रहे हैं। जिंदगी के इस लंबे अरसे में आपने कई बुलंदियों को छुआ और कई अजीम कारनामे अंजाम दिए। आपकी खिदमत की मदाह करते हुए कई मौके पर आपको एजाज़ात से सरफराज किया गया। स्टेट अवार्ड से शुरुआत करते हुए आपने नेशनल अवार्ड और शिल्प गुरु जैसे मुअज़्ज़ज़ तरीन अवार्ड को भी हासिल किया। मेरा तो मन पहले से ही जो है मिट्टी में काफ़ी जुड़ा हुआ था। जब नाम लिया जाता है तो मन में खुशी होती है कि बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि उसमें मनोबल बढ़ता है, कारीगर का मन को बढ़ावा मिलता है कि उसकी प्रशंसा होती है कला की, तो उसको लगता है कि मैंने जो जीवन में कुछ किया है तो अच्छी बात है कि लोगों ने उसको देखा ढंग से और उसको आगे तक जाने का मौका मिला कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक जाके उसने अपनी चीज़ को दिखाया। उन्होंने देखा कि कारीगरों ने क्या अपने हाथ से चीज़ को बनाया है, तो जब नाम लिया जाता है तो मन में खुशी होती है कि बहुत अच्छा हुआ है। अमूमी तौर पे ये फन मर्द ही किया करते हैं, लेकिन जनाब गिरिराज प्रसाद इस मामले में मुस्बत सोच रखते हैं। आपका मानना है कि ख्वातीन भी इस काम को बखूबी अंजाम दे सकती हैं। अपनी इस सोच को अमली जामा पहनाते हुए आपने अपनी अहलिया मोहतरमा अंगूरी देवी जी को भी इस कारीगरी में शामिल किया। मेरे अंदर से मन में ये हुआ कि जब आदमी को उतना अधिकार है तो जनानी को भी उतना ही अधिकार है। उसको अर्धांगिनी कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं, और वैसे उसको लोग पैरों के नीचे रखना चाहते हैं।
मुझे ये बुरा लगा। मैं चाहता हूँ जितना सम्मान मेरा है उतना ही उस नारी का भी होना चाहिए। और जितना भाग दौड़ जनानी करती है आदमी नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको ऊपर कड़े शब्द बोलता है, तूने ये नहीं करा, तूने ये नहीं करा, लेकिन ये गलत बात है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कहता हूँ कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ मेरे साथ बरोबर करो। और तुम्हारा जो घर का काम है, अब मैं घर में चाय बना देता हूँ और बाहर के लोग आते हैं, कहते हैं अरे आप चाय बना रहे हो और ये अंगूरी बैठी हुई है, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, वो दिन भर काम करती है, मैं बना लाया तो क्या हो गया। आपकी अहलिया की शिरकत आपके लिए मुबारक साबित हुई और कुछ ही वक्त के बाद आप दोनों को मुश्तरका तौर पर नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। शादी के बाद तो उनके साथ काम करना जरूरी था, क्योंकि अकेला आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता। और जब तक औरत काम नहीं करेगी जब तक काम नहीं करेंगे। ऊपर का काम जो मिट्टी का बनाना करना सब कुछ, ये सब कुछ औरत का ही काम था। हैंडीक्राफ्ट बोर्ड में डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने पूछा कि ये काम अकेले ने किया है आपने, ये पॉट जो बनाया है क्या आपने अकेले ने बनाया है? मैंने कहा नहीं जी, ये मेरी मिसेज भी इसकी भागीदार है। उन्होंने इसकी मिट्टी तैयार करी है, उसको गूंद के मेरे हाथों में दिए, चाक पे रखाई है और चाक को घुमाया है, उसके ऊपर जो खराद की है उसको सुंदरता दी है, वो मेरी पत्नी का भी काम है उसमें। तो उन्होंने कहा कि आपके बराबर से भागीदारी वो भी है। फिर हमने कहा ठीक है जी। तो उन्होंने कहा हम दोनों का ही इसको नेशनल अवार्ड में नाम दे देते हैं, तो दोनों का नाम दिया था। फिर बहुत अच्छा लगा मुझे। 87 में दोनों को हमको ज्वाइंट अवार्ड हुआ। हमने ज्वाइंट ही पोर्ट बनाए थे और ज्वाइंट ही मार्केट करा करते थे। और फिर हमने तो साथ साथ में व्हील में भी उनके साथ शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ कोई बंद करने वाला नहीं था। यहाँ परंपरा जो थी वो अपने देहात के अंदर ही थी और वहीं उसको छोड़ दिया गया। पूत के पैर पालने में ही पता चल जाते हैं। इस मकूले की कामयाब तरीन मिसाल आपकी औलाद की शक्ल में देखी जा सकती है। आपके छोटे बेटे जनाब भुवनेश प्रसाद साहब ने टेराकोटा की तारीख में कामयाबी से कई कारनामे अंजाम दिए। अपने वालिदैन की सोहबत में रहकर जनाब भुवनेश प्रसाद के हुनर में 4 चांद लग गए। छोटी उम्र में ही आपको स्टेट अवार्ड और नेशनल अवार्ड जैसे बड़े एजाज़ात से नवाजा गया। मैं 1990 में 16 साल का था और मुझे जो शौक़ हुआ इसको देख मैं करने का कि मुझे सीखना चाहिए, तो पिताजी को देखता था कैसे काम करते हैं वो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि पिताजी मेरे को प्रगति मैदान क्राफ्ट म्यूज़ियम लेके गए। उस वक्त मैंने वहाँ लोहे के बड़े बड़े पात्र देखे। उनको देख कर के मुझे लगा कि यार ये इतने बड़े बड़े मिट्टी में भी बनने चाहिए। तो मैंने कहा पिताजी जो बनाते हैं ठीक है, पर मुझे उससे थोड़ा डिफरेंट काम करना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर उन बड़े बड़े पॉट को देखा और फिर तब से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे बड़े पॉट बनाने चाहिए और फिर मैंने बहुत बड़े बड़े पॉट्स बनाए। अपने वालिदैन से मिले इस बेशकीमत विरसे को आपने नई बुलंदियों तक पहुंचाया और दुनिया के सामने एक खूबसूरत अंदाज में मुतारिफ कराया। फन की ऐसी खिदमत की सराहना करते हुए यूनेस्को जैसे बैनुल अक़वामी तंजीम ने भी आपको एजाज से नवाजा। इन हुसूलियाबियों के रहते आप आगे भी इस फन की खिदमत का अज़्म रखते हैं। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उस प्रभु को कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे घर में जन्म दिया और बहुत खुशी होती है कि मैं एक आर्ट फैमिली में मैंने जन्म लिया। और खुश हैं कि बस सभी लोगों को कि इतना प्यार, पब्लिक से सम्मानित हुए, लोगों ने इतना प्यार दिया, हमारी आर्ट को इतना सराहा है, उसके शुक्रगुजार हैं। बहुत मन को बहुत खुशी मिलती है। देखिए मेरा सपना यही है कि मैं और अच्छे अच्छे पॉट्स बनाऊँ, बहुत बड़े बड़े पॉट्स बनाऊँ, दुनिया के लिए अजूबे हों। परमात्मा मुझे इतनी हिम्मत बख्शे और मैं अपने देश का, अपने परिवार का, अपने समाज का, उनके नाम को आगे बढ़ाऊं। मेरे बच्चों ने मेरी लाइन को पकड़ के और आगे तक ले गए, बहुत ही अच्छा लगा और मेरे से भी ज़्यादा गहरी तरीके से पकड़ा। और
बेटे को भी जब नेशनल अवार्ड हुआ भुवनेश को, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मन में खुशी हुआ। वैसे मैं सोचता था कि मैं पॉटरी ना करके कुछ और मेडिकल लाइन में मुझे जाना चाहिए, और फिर मैं देखता था उस वक्त पिताजी को कि उन्होंने इतना काम किया, इतना उनको मतलब लोग इतने सम्मानित उनको करते थे, वाहवाही उनकी होती थी, तो मुझे लगा कि ये बड़ा अच्छा है, ये तो सही चीज़ है। और मैंने कहा दूसरा कि फिर भाई अगर हमने पैसे ही कमाने हैं, पैसे ही बनाने हैं, तो मेरे ख्याल से फिर मुझे इस काम में लगना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैं इस काम में लग गया। लेकिन फिर जब मैं उसमें लगा तो फिर मैंने देखा कि आर्ट एक चीज़ अपने आप में अलग ही है, कि जो चीज़ हम बना करके जो मन को एक खुशी होती है अपने आप को, वो दूसरे को तो हो ही नहीं सकती। और पैसे से तो खुशी नहीं हासिल होगी, तो वो जो मन की शांति है या संतुष्टि, वो आप जब अपनी कोई चीज़ को बनाते हैं अपने हाथ से, वो तैयार हो जाती है, तब आप उसे देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जनाब गिरिराज प्रसाद के कारखाने से बनी अशिया में जदीद और रिवायती दोनों तरह के डिजाइन्स मौजूद हैं। आपके यहाँ से खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया के साथ साथ कई तरह के सजावटी सामान और अनोखी तर्ज के बड़े बड़े बर्तन देखने को मिलते हैं। मिट्टी से बने बर्तनों की नौइयत देखकर फनकार के हाथों की नफासत और हुनरमंदी का बखूबी अंदाजा होता है। जहां इस तर्ज के काम में एक फनकार अपना कीमती वक्त सर्फ कर देता है, तो वहीं इस काम में लगने वाली अशिया की अदम दस्तयाबी उनके लिए मुश्किलात का सबब बनी हुई हैं। टेराकोटा पोट्री वालों को पहली दिक्कत तो ये हो गई है अब कि मिट्टी जो हमको चाहिए वो मिट्टी नहीं मिल पा रही है। अभी आप जो ये देख रहे हैं यहाँ जो एक दीपक लैंप बनाए जा रहे हैं, इनके लिए मिट्टी नहीं है। अब 10-10 फुट तक के जो हमारे बर्तन हैं वो मिट्टी वो चाहिए जो अपनी जगह पर खड़ी रहे सच्चाई से, और भट्ठी में जब जाए आग में तो न चटके न पटके, सही तरीके से निकले। दूसरी दिक्कत हो रही है कि बालन की जो मतलब लकड़ी है, बुरादा है, वो समय पर नहीं मिल रहा है। मैं जहाँ तक जानता हूँ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट्स ने कोई स्कीम नहीं निकाल रखी। गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी स्कीम्स निकाल रखी हैं, और पर सवाल ये है कि उनकी जो स्कीम्स निकाली उनका पूर्ण रूप से फ़ायदा आर्टिज़न को नहीं पहुँच पाता, उस क्राफ्ट्समैन को नहीं मिल पाता है। तो वो ज़रूरी है कि वहाँ जो ऑफिस के लोग हैं वो उनसे डायरेक्ट मिलें, उनकी बातें सुने, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई हेल्प नहीं कर रखी, बहुत सारी उन्होंने हेल्प कर रखी है, मगर वही है कि उनको मालूम नहीं है, पता नहीं है। अगर वो ऑफिसों में जाते हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं वो ज़्यादा, तो वही चीज़ है कि उन्हें फ़ायदा नहीं मिल पाता। बीच में जो लोग होते हैं एजेंट या दलाल, अदरवाइज़ ऐसे कुछ लोग, वो उसमें उसका फ़ायदा उठा जाते हैं, बजाय एक सीधे से क्राफ्ट्समैन को फ़ायदा पहुँचने की बजाय। कहते हैं कि मिट्टी का मिजाज शायराना होता है। मिट्टी नम हो तो इसमें एक तरह की रवानी होती है। एक फनकार इस रवानी को खूबसूरत शक्ल सूरत में ढालता है और एक शायर की तरह गजलों की मानिंद अशिया की तख्लीक करता है। जनाब गिरिराज प्रसाद साहब के हाथों में वो कुव्वत शिद्दत से महसूस होती है कि बेजान मिट्टी में भी जान डाल दे। आपका मिट्टी से लगाव काबिले रश्क है। कैंसर जैसी मुहलक बीमारी भी मिट्टी से आपकी अकीदत को कम नहीं कर पाई। मिट्टी से लगाव मेरे को इतना है कि मैं बीमार हूँ और वो भयानक बीमारी मेरे को है, लेकिन फिर भी मिट्टी से मन इतना लगा रहता है कि मैं अपने कैंसर को भी भूल गया। मेरे को कैंसर का रोग है लेकिन मैं उसको भूल गया। और जब रात को सोता हूँ तो सोते सोते भी उसकी शेप, मिट्टी के बर्तन की शेप निकलती रहती है कि मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे ये बनाना चाहिए, कल मुझे इस तरह से करना चाहिए। चाहे अपने हाथ से छोटा सा बनाऊँ, ज़्यादा बड़ी मिट्टी नहीं हो सकती तो थोड़ी मिट्टी से काम करूँ, लेकिन मन के अंदर वो तरह तरह की वो आकार, वो तस्वीर, उसकी शेप वो चलती रहती हैं। मिट्टी से जुड़ी ये फनकारी आपकी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। इस फन से जुड़े अपने जज्बात
आप दोहों की शक्ल में बयान करते हैं। गुरु तुम्हारे शिष्य तुम है, गड़ गड़ काढ़े खोट, ये अंदर हाथ संभाल के तो बाहर मारे। माटी बोले माटी बोले बोले मेरी, माटी बोले। एक फनकार और उसका फन किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं होते। रंग बिरंगे फनून हमारे मुल्क के कोने कोने में कई अजीम फनकारों की सरपरस्ती में परवरिश पा रहे हैं। हमारी पेशकश इन फनकारों की अजमत को खिराज तहसीन पेश करती है और हम इन सुनहरे हाथों से आपको रूबरू कराने का अज़्म रखते हैं। हमारे सफर के आज के इस पड़ाव के साथ ही हम आपसे विदा चाहते हैं। हाथ है माटी, माटी हाथ में, हाथ है माटी, माटी हाथ में, दोनों करे जिकलो। एक कोशिश ताकि आप हो सकें कामयाब। दूरदर्शन उर्दू की खास पहल, रोजगार से कामयाबी तक। हर शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर शादी.com पे आए। डाउनलोड नाउ। खुदा ने ज़मीन और आसमान को एक नायाब हुस्न के साथ पैदा किया है। उसकी नायाब मुसव्विरी के रंग हमें हर तरफ देखने को मिलते हैं।
जमीन हमेशा से ही अपनी खूबसूरती और कशिश के लिए जानी जाती है। कहीं हरे भरे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं नदी नाले और झरने, तो कहीं बयाबान और रेगिस्तान। इस जन्नत नुमा जमीन पर खुदा ने अपनी जिस मखलूक को सारी कुव्वतों और सलाहियतों के साथ भेजा, वो इंसान है। कुदरत ने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है। उसने अपनी फन्नी और तख्लीकी सलाहियतों का इजहार अपनी पैदाइश के आगाज के साथ ही करना शुरू कर दिया था। इसने अपनी कुव्वत इजहार के लिए वैसे तो बेशुमार रास्ते चुने, मगर इनमें मुसव्विरी को एक खास मुकाम हासिल है। इंसानी तहज़ीब की कहानी हमें आती है या हमें सुनी है, या जिसके कुछ हमें वो निशान मिलते हैं, हज़ारों साल से मुसव्वरी चली आ रही है। इंसान ने जो भी शबीहें और तस्वीरें बनाई, वो उनकी एक दिन की ईजाद नहीं थीं, बल्कि ज़माने के साथ साथ उनमें बदलाव आता गया। पहले उसने जो तस्वीरें बनाई, वो उसके दिमाग और जहन के नेहा खानों में बैठी वो तस्वीरें थीं जिसके बारे में वो सदियों से देखता और सुनता चला आया था। हमारा जो कला है वो धर्म से, आत्मा से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आइकॉनिक इमेजरी बहुत इम्पॉर्टेंट रही है। हिंदुस्तानी तहजीब काफी कदीम और मुतनव्वो है। सारी दुनिया में इसे एक खास मुकाम हासिल है। खास तौर पर मुसव्विरी के मैदान में उसकी अपनी एक लंबी और सर्री तारीख है। इंसान ने पहले जमीन पर जंगलों और फिर पहाड़ों में अपना आशियाना बनाना शुरू किया। फिर जब एक बार समाजी और तमद्दुनी जिंदगी का आगाज हुआ, तो फिर शुरू हुआ इंसानों का तरह तरह से तख्लीकी इजहार का सिलसिला। वैसे तो इंसान ने अपने तख्लीकी जौहर को सामने लाने के लिए तरह तरह के रास्ते और तरीके चुने, लेकिन इनमें मुसव्वरी को एक खास मुकाम हासिल है। ये इंसान के जहन, उसकी फैली सोच, उसकी तख्लीकियत को जाहिर करने का सबसे उम्दा जरिया है। माजी में भी था और आज भी है। हमारे आबाओ अजदाद इस सोच के बरखिलाफ थे कि इन्हें बाज तमद्दुनी जिंदगी का शऊर नहीं था। आगाज से ही वो जिद्दत फिक्र और खल्लाकाना सोच के लिए जाने जाते थे, क्योंकि खुदा ने उनकी तख्लीक ही इस नहज पर की है। वहाँ आप देखेंगे कि ज़्यादातर ये मैजिक और रिचुअल्स के बारे में है, ज़िंदगी के अनमोल रूपों के बारे में है। वहाँ कुछ हंटिंग सीन्स हैं, और ऐसा भी लगता है कि शायद वो लोग ब्लैक मैजिक करते थे या कुछ ऐसी बातों में बिलीव करते थे, वूडू को बिलीव करते थे, क्योंकि उनमें जहाँ तक जानवरों की फ़ोटोएं हैं उनके बीच में कुछ लगता है कि उनको मारा गया है, या नृत्य के कुछ ऐसे सीन्स हैं जिससे लगता है कि कोई रिचुअल डांसेस होते थे। तो उन दिनों की क्या परंपरा थी, किस तरीके से वो लोग रहते थे, किस चीज़ों से उनको खौफ था, किस चीज़ से उनको प्रेम था, उन सब की गाथाएं उन्होंने इन मंदिरों इन गुफाओं के अंदर उन्होंने चारकोल और लाल रंग से बनाई है। हिंदुस्तान में अहद कदीम में इंसानों ने जिन पहाड़ों और गारों में पनाह लेनी शुरू की, उसे अपनी खल्लाकाना सोच और तख्लीकी ज़हन की बदौलत सजाना और संवारना शुरू किया।
वो दूसरी मखलूक़ात की तरह किसी ऐसे माहौल में रहने को तैयार न था जो कि आम तौर पर वो रहते थे। इसीलिए आगाज के दिनों की मुसव्विरी के हमें जो नमूने मिलते हैं वो दरअसल पहाड़ों, चट्टानों और गारों की दीवारों पर बनाई गई मुख्तलिफ रंग और रूप की तस्वीरें हैं। इसे तारीख का सबसे कदीम अहद कहा जाता है, यानी प्री हिस्टोरिक टाइम्स। और जहां पर मुसव्विरी के ये नमूने देखने को मिलते हैं उस मुकाम का नाम भीमबेटका है। सबसे पुरानी जो केव पेंटिंग्स हैं वो अबाउट 30,000 years ago भीमबेटका केव्स जो मध्य प्रदेश में हैं, वो सबसे पुरानी ऐतिहासिक कला का नमूना है, जिसमें कि आप देखते हैं कि जो लोग हैं वो एनिमल स्किन के कपड़े पहने हुए हैं, जो खाते हैं वो जो उगता है उसी को खाते हैं। फिर बाद में थोड़ी डेवलपमेंट शुरू हुई, फिर एनिमल हंटिंग के साथ थोड़ी फार्मिंग शुरू हुई। उसका ज़माना आज से 5500 साल कब्ले मसीह का है। हिंदुस्तान सदा से ही दुनिया की दूसरी तहजीबों के लिए भी दिलचस्पी और मुताले का मौजू रहा है, अहद कदीम में भी और आज भी। इसलिए हिंदुस्तानी मुसव्विरी को आगाज के दिनों में ग्रीस और रोम की तहजीबों से हम आहंग होने का मौका मिला। ईरानी और चीनी तर्ज जिंदगी की छाप भी इस पर पड़ी। खास तौर पर पहाड़ी गुफाओं और दर्रों में मुसव्विरी के जो नमूने हमें देखने को मिलते हैं उन पर इन गैर मुल्क की तहजीबों का असर बेहद नुमाया तौर पर देखा और महसूस किया जा सकता है। और ये असर आज भी मुख्तलिफ सूरतों में हमारी जदीद मुसव्विरी में किसी न किसी शक्ल में जाहिर होता रहता है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो जंगल में और पहाड़ों में रहते हैं, केवल इन्हीं के बीच में शैलकला दिखती है। इसका मतलब ये है कि ये लोग सब सभ्य लोग नहीं थे। इनके जो भी कला की अभिव्यक्ति है ये बिल्कुल ही जैसा प्रकृति को सामना ये करते हैं, उनको भय होता है या विपर्यय की सामना करने पड़ते हैं, तो उनका एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन प्रतिक्रिया उनको होती है। जबकि लोगों को ये पता नहीं है कि लगभग 1 लाख वर्षों से भी अधिक हो गया। हमको शैल चित्रकला के प्रमाण हमें मिलते हैं। तख्लीकी जहन का ये खल्लाकाना इजहार आगे के वक्तों में जारी रहा और इस अहद के कई सदी बाद पहाड़ों की गुफाओं में हमें एक से बढ़कर एक नादिर व नायाब और उम्दा मुसव्विरी के नमूने देखने को मिलते हैं। यहाँ ज़्यादातर जिन रंगों का इस्तेमाल किया गया है वो लाल, सफ़ेद, हरा और नारंगी है और इसे मुख्तलिफ मादनियात से मिलाकर बनाया जाता था। ये तस्वीरें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि इसे रवा रवी में यूं ही नहीं बनाया गया होगा, बल्कि इसके पीछे एक ख़ास सोच और सलाहियतकार फरमा रही होगी। एक बहुत अच्छा सीन वहाँ एक केव में है, छोटी सी एक केव है जिसमें कि किसी की मौत हो गई है और उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे फिगर्स बने हुए हैं और एक लेडी मुंह नीचे को करके रो रही है। मतलब ये कि आदमी ने कोशिश की है शुरुआत में भी कि दुख की घड़ी भी उसने सबके साथ मिलके की है। बदलते वक्त के साथ साथ इन मौज़ूआत और तकनीक में भी तब्दीली आती गई और नई शक्लें और शबीहें देखने को मिलने लगीं। इन तस्वीरों की एक ख़ास बात ये थी कि कुदरत से इनका लगाव बेहद गहरा था। मुसव्विरी के ये नमूने हमें कई मकामात पर देखने को मिलते हैं और इसे मुख्तलिफ अदवार पर बनाया गया है। ये चित्र बनाने वाले लोग ज़रूरी तौर पर कलाकार नहीं थे। वो ऐसे लोग थे जो
कभी फुर्सत में या कभी संकट में या कभी किसी और मुकाम पर अपने आसपास को, प्रकृति को, विशेषतः प्रकृति को याद करने की कोशिश करते थे और उन्होंने ये चित्र उकेरे हैं। इसलिए उनमें एक अटपटापन है, लेकिन एक सादगी भी है। उनमें एक तरह की लयात्मकता है जिसका रोज़मर्रा की लयात्मकता से सीधा संबंध था। गुफाओं और पहाड़ों में बनाई गई तस्वीरों में अजंता और एलोरा को एक खास मुकाम हासिल है। इन तस्वीरों को देखकर ये एहसास होता है कि इसे माहिर फन ने बड़ी सूझबूझ और उम्दा सोच के साथ बनाया है। पहली सदी क़ब्ल मसीह तक आते आते मुसव्विरी को बाज़ाब्ता एक फ़न और असलूब के तौर पर वो मुकाम हासिल हो गया जो किसी फ़न को बरतने और उसे जीने के लिए ज़रूरी होता है। इसे हिंदुस्तानी मुसव्विरी का सदांगा कहते हैं। इस मुसव्विरी के 6 अज्जाए तरकीबी वज़ा किए गए, जिस पर अमल करना एक मुसव्विर के लिए नागुज़िर करार दिया गया। इसे हिंदुस्तानी मुसव्विरी का 6 लिम्स कहा जाता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में हर चीज़ का एक, जिसको कहते हैं, एक कैनन था, और ये जो 6 लिम्स हैं इनको षडंग कहते हैं। और षडंग इसलिए कहा जाता है, षड अंग, 6 अंग, तो 6 लिम्स ऑफ आर्ट इनको माना जाता है। और कहा जाता है कि जो ह्यूमन फ्रेम होती है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, उसके भी 6 अंग होते हैं। सर है, धड़ है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। तो इस तरीके से ये जो 6 लिम्स ऑफ आर्ट मानी जाती हैं, उनमें उनके पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि लावण्य होना चाहिए, सदृश्यम जिसको वह सिमिलिट्यूड कहते हैं, सदृश्यम होना चाहिए, अंगिका भरणम जिसमें रिदम और मूवमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके के ये 6 लिम्स माने जाते हैं जो कि शरीर के 6 भागों की तरह हैं। वत्स्यायन जो 3री सदी क़ब्ल मसीह में पैदा हुआ था और जिसे फ़न मुसव्वरी को एक लाजवाल शोहरत अता करने का सुनहरा मौका नसीब हुआ था, उसने अपनी मशहूर किताब कामा सूत्र में मुसव्वरी की अज्जाए तरकीबी का बेहद खूबसूरत और खल्लाकाना इस्तेमाल किया है। और दौरे जदीद में अभिनेंद्र नाथ टैगोर ने इस मौजू पर कई खूबसूरत मुकाले लिखे हैं। जिन 6 अज्जाए तरकीबी को बेहतर मुसव्विरी के लिए ज़रूरी करार दिया गया है, उनमें सबसे पहला मुकाम रूप भेद का है, यानी इस बात का इल्म होना कि जो तस्वीर फनकार बनाने जा रहा है उसका ज़ाहिरी रंग रूप कैसा होगा। दूसरा है परिणानम, जिसका मतलब होता है कि इस बात की बेहतर समझ पैदा होना कि एक तस्वीर को कितना बड़ा और किस पैमाइश का होना चाहिए। तीसरा भाव, यानी आपके एहसासात आपकी मुसव्विरी में किस तरह नुमाया होते हैं। चौथा है लावण्य योजना, यानी मुसव्विरी में सादगी, तख्लीकियत और फनकारी को गहराई से जगह देना। पांचवा है सादृश्य, यानी तशबीह। और छठा है वारंग भंग, यानी रंगों और ब्रश का खूबसूरत इस्तेमाल। ये 6 अहम अज्जाए तरकीबी मुसव्विरी के लिए उस ज़माने में भी अहम करार पाए गए और जदीद अहद के फनकारों के लिए भी ये ज़रूरी माना जाता है। अजंता अलोरा का जो इम्पैक्ट है इंडियन आर्ट पे आज तक चला आ रहा है। ये आप हमारे जो आज के आर्टिस्ट भी हैं उनकी फिगरेशन में जो वो ह्यूमन फिगर बनाते हैं उसमें आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट, तांत्रिक, लैंडस्केप सबकी इम्पोर्टेंस रही है, लेकिन फिगर हमेशा से साथ के साथ चला आ रहा है। बौद्ध ज़माने की मुसव्वरी में ज़्यादातर जिन तस्वीर को जगह दी गई है
वो राजाओं के महलों और अमीर उमरा के घरों में सजावट और खूबसूरती के तौर पर बनाई जाती थीं, लेकिन बदकिस्मती से उनमें ज़्यादातर वो तख्लीकी जौहर बदलते वक्त और इम्तदाद ज़माना के साथ नापैद हो चुकी हैं। बुद्धिस्ट पांडुलिपियाँ बनाई गई पार्चामेंट पे, ताम्रपत्र पर, और इस तरीके से अनेक चीज़ों में कागज़ आने से पहले तो सिर्फ लिखावट नहीं थी, समय के अंतराल के बाद में इनमें परिवर्तन आया, इनमें काफ़ी चेंजेस आए, और साथ में इनके ऊपर बेसिक प्राइमरी कलर्स से नील से निकाला हुआ नीला और पेड़ों की जड़ से निकाला हुआ लाल कलर या सिंदूर से बनाया हुआ लाल कलर, गौमूत्र से बनाया हुआ येलो कलर, शंख से निकाला हुआ सफ़ेद कलर, और काजल जो आदिकाल से लोगों को बहुत ही फेवरेट रहा है, लकीर बनाने के लिए, लाइन बनाने के लिए काला कलर यूज़ किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि उस ज़माने की मुसव्विरी के अनोखे असलूब को आज भी जदीद मुसव्विर किसी न किसी रूप में इख्तियार करते दिखाई देते हैं। हिंदुस्तानी मुसव्विरी का मुताला अगर अहद कदीम से आज तक किया जाए तो रंगोमानी के एतबार से इसमें कई चीज़ें नुमायां नज़र आती हैं। जैसे आगाज में मुसव्विरी का रंग मजहबी रंग में खासा रंगा नज़र आता है। जो तस्वीरें बनाई गईं उनमें जिस तरह अलामात इस्तेमाल किए गए वो मजहब और मजहबी अकायद और रसूम से ज़्यादा मुतासिर दिखाई देते हैं। जनता के अंदर भी हम देखते हैं तो वो बुद्धिस्ट कला है, उसमें पूरे जितना चित्रण है और जितना भाव, जितनी जातक कथाएं हैं पूर्ण रूप से महात्मा बुद्ध के ही जीवन को चित्रित करती हैं, और वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी या बुद्धिस्ट दर्शन या बुद्धिस्ट विचारधारा से ही जुड़ी हुई हैं। एक प्रकार से वो भी एक प्रकार से धार्मिक चित्र हैं। अजंता आर्ट के बाद जब हम देखते हैं, जब पांडुलिपियों का विकास हुआ तो जैन चित्रकला और पाला स्कूल यानी बुद्धिस्ट चित्रकला दोनों का विकास हुआ, और दोनों पूर्ण तौर से धार्मिक हैं। लेकिन जैसे जैसे तमद्दुनी और माशरती ज़िंदगी में तनव्वो निखार आता गया, मुसव्विरी का ये रंग न सिर्फ मुतनव्वो होता गया बल्कि और हसीन से हसीन तर होता गया। इसमें तहजीब और सकाफ़त और रिवायत का रंग गालिब नज़र आता है। हिंदुस्तानी मुसव्विरी को कई हिस्सों और अदवार में मुनक़सिम करके आसानी से समझा जा सकता है। इसकी दो ख़ास किस्में हैं, एक है म्यूरल्स और दूसरा मिनिएचर पेंटिंग्स। म्यूरल्स मुसव्विरी के वो नमूने हैं जो हमें अजंता और एलोरा की गुफाओं में उसकी दीवारों पर मुनक्कश दिखाई देते हैं। कैलाश नाथ मंदिर में इसके उम्दा नमूने देखने को मिलते हैं, और इसके मुकाबले में मिनिएचर पेंटिंग्स छोटे पैमाने पर कागज़ या आमतौर पर कपड़ों पर बनाई जाती थी। अजंता की जो कला है उसमें साफ दिखता है कि शुरुआत के समय वो कला एक ताकतवर कला थी, जिसमें जो उसकी फिगर्स थे वो बड़े फाइनली डिलिनिएटेड थे। और फिर जब एक धार्मिक तरीका आ जाता है तो हमारे पास वो केव भी है जहाँ पर 500 बुद्धा स्टैम्प ऑन किए गए हैं। तो जो पहली चीज़ हम सीखते हैं अजंता से कि कला में उतार और चढ़ाव आते हैं। दूसरी चीज़ जो हम अजंता से सीखते हैं वो ये है कि हमारी जो प्राचीन कलाएं हैं उन्होंने काफ़ी आधुनिक चीज़ों को एक पुश दिया है। बंगाल का पाल्सो को मिनिएचर पेंटिंग में हिंदुस्तान में महारत हासिल थी, लेकिन इस फन को उरूज हासिल हुआ मुग़ल अहद हुकूमत में।
इसी जमाने में एक से बढ़कर एक नामवर मिनिएचरिस्ट पैदा हुए और उन्होंने अपनी लाजवाब फनकारी और मुसव्विरी से सारी दुनिया को हैरानो मबहूत कर दिया। बिलाशुबा कदीम हिंदुस्तानी मुसव्विरी की जो दाग बेल पड़ी वो आगे चलकर बेपनाह कबूलियत और मकबूलियत का दर्जा हासिल करती गई। भारत में मुगलों के आने से पहले या मुगल चित्रकला के प्रादुर्भाव या विकास से पहले जो भारतीय चित्रकला का स्वरूप है वो सामान्य रूप से अक्षरशः या पूर्ण रूप से ये बात कही जा सकती है कि वो धार्मिक विषयों से धार्मिक भावनाओं से ही प्रेरित है और इस तरह से वो कला एक प्रकार से सेकुलर स्वरूप उसका नहीं है बल्कि उसका पूरी तरह से धार्मिक स्वरूप है। पहली बार अकबर के दरबार में एक हमें सेकुलर आर्ट या जनजीवन का एक साधारण चित्रण जो कि किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी धर्म पर आधारित नहीं है या किसी विशेष धर्म को लेकर के कोई बात नहीं कही गई है, इस प्रकार के चित्रों का उद्धरण किया गया। मुसव्विरी की एक कदीम रिवायत ताड़ के पत्तों पर बनाई जाने वाली तस्वीरों की भी रही है। ये रिवायत बड़ी खूबसूरती से एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रही है। इसमें लिखी इबारत ज़्यादा होती थी और इसे पुरकशिश बनाने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी उम्र 300 से 400 साल तक होती थी और फिर दोबारा इसे रिप्रोड्यूस किया जाता था। इन तस्वीरों के मौज़ूआत मजहबी होते थे। ये कलम और ब्रश से बनाई जाती थी। इसको कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उस पर एक लेप का भी इस्तेमाल करते थे। इन तस्वीरों को बनाने के लिए जिन रंगों का इस्तेमाल किया जाता था वो कुदरती तौर पर फूलों से पाए जाने वाले रंगों से बनाया जाता था। मुसव्विरी के कदीम नमूनों में कल्पसूत्र भी है जो जैन मजहब के बानियों पर मबनी है, जिसका दौर 1375 से 1400 कब्ल मसीही है। भीमबेटका और अजंता एलोरा की तस्वीरें सदा से हर ज़माने के मुसव्विरों के लिए इस फन की बारीकी को समझने और सीखने का एक अहम जरिया रही हैं और इससे मुतासिर होकर बेशुमार तस्वीरें बनाई गई हैं। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।